हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हम आ गए थे, कैपेसिटर के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। न्यूमेरिकल्स के वीडियो हमारे अलग चल रहे हैं, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आपके न्यूमेरिकल्स के अलग अलग वीडियो मिल रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में, जैसा कि आपने पढ़ा है, कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आज हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब दो कंडक्टर्स को आपस में कंडक्ट करते हैं तो दो कंडक्टर्स का चार्ज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो फाइनल चार्ज हम निकालेंगे कनेक्ट करने के बाद। कनेक्ट करने के पहले के चार्ज दिए होते हैं, कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्जेस क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। एनर्जी लॉस कितनी होती है इसमें वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और विद न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तो एनर्जी की हम बात करें, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, क्या होती है, देखो। तो कैपेसिटर ऑफ चार्ज स्टोरेज डिवाइस, आपको पता है कैपेसिटर चार्ज स्टोर डिवाइस है, राइट। अब सपोज करें इसके अंदर, आपको पता है कैपेसिटर का साइन भी आपको पता है, ये कैपेसिटर का साइन है, ठीक है। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी क्या करती है, इसको शुरू में तो चार्ज 0 होता है, बैटरी का पोटेंशियल V है। जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे इस पर चार्ज आने लगेगा, चार्ज आने लगेगा। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। तो बैटरी कनेक्ट करने पर इसमें चार्जिंग इसकी शुरू हो जाती है, कह सकते हैं। वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टोर द चार्जेस इन कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको चार्ज करने के लिए वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कौन करेगा? बैटरी करेगी। ठीक है, कैसे करेगी चार्ज वो भी हम देख लेते हैं। तो बैटरी को अगर आप कनेक्ट करोगे तो बैटरी का काम क्या है? यहाँ से चार्ज, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और निकाल के इस प्लेट पे डिपॉजिट करना, ये बैटरी का काम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे तो इस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, तो दोनों प्लेट्स पर आ जाएगा इक्वल अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब एक प्लेट से चार्ज, यहाँ एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करने का काम किसका है? बैटरी का। ठीक है, ये काम, ये वर्क डन बैटरी से होता है, राइट। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। ये जो वर्क डन बैटरी ने किया, एक प्लेट से चार्ज छीनकर दूसरी प्लेट को दिया गया ताकि दोनों चार्ज हो जाएं। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन छीने, इसको दे दिए, तो इससे इलेक्ट्रॉन छीनते इस पर चार्ज आ गया प्लस का, और जितने इलेक्ट्रॉन इससे छीने उतने इलेक्ट्रॉन इस पर जमा कर दिए, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये यहाँ पर वर्क डन हुआ, और वर्क डन ही क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब ये वर्क डन कितना होता है ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेट Q बी द चार्ज एंड V बी द पोटेंशियल। Q में कैपिटल Q ले लेता हूँ, कैपिटल Q बी द चार्ज एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इफ dQ इज द एडिशनल चार्ज गिवन टू द प्लेट, देन वर्क डन इज dW V dQ। ठीक है, तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर, जैसे ही चार्ज हो गया, अभी कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज हो रही हैं। सपोज करें इससे चार्ज लिया DQ चार्ज, ये स्मॉल DQ ले लें, DQ चार्ज से लिया, थोड़ा और चार्ज लिया DQ, और ये DQ डिपॉजिट कर दिया इस प्लेट पर। ठीक है, तो DQ से लेकर इस प्लेट पर डिपॉजिट किया, तो वर्क डन कितना करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा dW इक्वल्स टू V dQ। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? फिर से याद दिला दूं आपको, ये फॉर्मूला मिलता है आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन से। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन W इक्वल्स टू क्या होता है? QV होता है। तो W इक्वल्स टू QV होता है, ये आपको पता है। तो dW इक्वल्स टू क्या हुआ? dW इक्वल्स टू, ठीक है, dW इक्वल्स टू क्या हुआ? V dQ हुआ, राइट। तो V dQ यहाँ पर स्मॉल वर्क डन है। ठीक, अब आप देखो यहाँ से, ये तो है स्मॉल वर्क डन, छोटा थोड़ा सा चार्ज इस प्लेट से लेकर, DQ चार्ज इस प्लेट से लेकर इस प्लेट पर जमा करने में वर्क डन कितना होगा? dW। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन, पूरा कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो टोटल वर्क डन लिख सकते हैं हम
टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन को लिखोगे W आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो इंटीग्रेशन ऑफ dW का मतलब होता है V dQ। और चार्ज की बात करें तो जीरो चार्ज से टोटल चार्ज क्या आ जाएगा इस पे Q, तो लिमिट्स लगा देंगे हम Q की फॉर्म में। तो जीरो से Q, धीरे से शुरू करेंगे, जीरो शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज, फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा प्लेट्स पर, Q आ जाएगा। तो लिमिट्स क्या लगाई, जीरो से Q, ठीक है। तो ये वर्क डन होगा टोटल। अब ये जो वर्क डन होगा ये हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एनर्जी को हम लिखेंगे इसमें U से, एनर्जी को U से लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम U से लिखेंगे। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला हमें चाहिए, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है वो है U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू आपने लिख दिया इंटीग्रेशन में लिखा आपने V dQ और लिमिट्स लगा दी 0 से Q, ठीक है। अब क्या V का Q के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, स्मॉल q ले लेता हूँ। हमें पता है स्मॉल q चार्ज इक्वल्स टू होता है CV, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू होगा Q बाई C, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई C। तो W की वैल्यू, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें Q बाई C, तो मैंने पुट कर दिया Q बाई C और ये आ गया DQ। धीरे धीरे चार्ज शुरू होगा, जीरो से लेकर फाइनल चार्ज कैपिटल Q हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा किसका, Q का, 1/c तो कांस्टेंट है, तो 1/c तो मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब Q का इंटीग्रेशन Q के रेस्पेक्ट में सबको पता है क्या होगा, Q का इंटीग्रेशन Q के रेस्पेक्ट में होता है Q²/2 और लिमिट्स क्या है हमारे पास, 0 से कैपिटल Q, राइट। फिर हम अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट तो 0 है, तो अपर लिमिट Q पुट करोगे तो U की वैल्यू आ जाएगी, ये 1/c है, 2 भी कॉमन ले लिया, 1/2c है, ये हो जाएगा Q² अपर लिमिट -0। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास Q²/2c। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, Q²/2c, ठीक है। अब Q²/2c एनर्जी मैंने लिखी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। U इक्वल्स टू क्या आया, Q का इंटीग्रेशन था Q²/2 और C तो कॉमन था ही सही। ये एनर्जी का फॉर्मूला मिला हमें, U इक्वल्स टू हो गया Q²/2c। इट इज़ द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब क्या इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, Q इक्वल्स टू आपको पता है CV होता है, तो U इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV पुट कर देते हैं, तो CV पुट कर दिया, लो C² V², नीचे क्या आ गया 2C। तो यहाँ से C² कैंसिल होगा तो U का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, C से C² ऊपर तो C बचेगा और ये V का V²। अब एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ CV²। एक फॉर्मूला Q²/2c, दूसरा फॉर्मूला है हाफ CV²। और आपको पता है CV की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q, यहाँ भी तो रख सकते हैं CV की जगह Q, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा U इक्वल्स टू हाफ CV की जगह रख दो Q और V आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, U इक्वल्स टू Q²/2c, U इक्वल्स टू हाफ CV², U इक्वल्स टू हाफ QV, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग आप यूज़ करोगे, जैसा डेटा गिवन होगा वैसा यूज़ कर लेंगे। पहला फॉर्मूला अगर आपको बैटरी का कैपेसिटर का पोटेंशियल नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये वाला, अगर आपको चार्ज नहीं दिया, आपको दिया एक C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, बताओ कितना उसमें एनर्जी आ जाएगी, हाफ CV²। और ये जब आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं पता हो तो ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। अब यहाँ पर आपको एक नोट करना है, इंपॉर्टेंट नोट है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या लिखा है लास्ट में, हाफ QV। एनर्जी स्टोर्ड US, स्टोर्ड एनर्जी जो है वो होती है हाफ QV, ठीक है। और जो एनर्जी बैटरी स्पेंड करती है, एनर्जी से जो खर्च होती है एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी से कितनी एनर्जी खर्च होगी वो आपको लिखनी है यहाँ पर। तो वो एनर्जी होती है QV, क्योंकि आपको पता है W इक्वल्स टू QV होता है। तो जो एनर्जी बैटरी से खर्च हुई है वो तो है QV, और जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड हुई है वो है हाफ QV, ठीक है। तो जब भी आपको पता है ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगी, ये बैटरी आपने जोड़ी है, इसका वोल्टेज V है, चार्ज इसको Q है, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज किया,
तो चार्ज किया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस प्लेट से निकल कर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ गए, उस प्लेट पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ जमा हुए, इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ जमा हो गए। तो क्या वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो वायर में करंट फ्लो होगा, और जब भी वायर में करंट फ्लो होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यहाँ पर हीट लॉस होता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस वायर पे इस प्लेट पे डिपॉजिट होंगे तो फिर वायर में करंट फ्लो होगा। वायर में करंट भी बैटरी के कारण फ्लो हो रहा है, और जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होता है आपको पता है वायर गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है मतलब वो एनर्जी लॉस्ट होता है। तो कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एनर्जी लॉस्ट होती है, यू लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट होगी वो भी होगी हाफ QV। देख लो बैटरी ने कितनी खर्च की QV, तो कैपेसिटर में स्टोर कितनी हुई QV, हाफ QV स्टोर हुई, तो हाफ QV कहाँ गई, हाफ QV हो गई लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट इन वायर, इन फॉर्म ऑफ हीट इन वायर कह सकते हैं। वायर में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो रही थी उस समय वायर गर्म हो गया और एनर्जी को लॉस हुआ। और कितना हुआ, बैटरी से जितनी एनर्जी खर्च होती है आधी स्टोर हो पाती है, आधी खर्च हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी। अगर आपसे रेशो पूछा जाए तो 2:1 का रेशो है, एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी 2, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1। क्लियर, यहाँ पर सबको क्लियर है। अब देखो आगे इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एनर्जी का, हमने एनर्जी पढ़ ली है तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एनसीईआरटी का। देखो 2.10 A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन ये लिख देते हैं। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एनर्जी का हाफ CV² लगाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं दिया है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे दिया और बैटरी का वोल्टेज दे दिया, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। हाफ C की वैल्यू कितनी, 12 पिको, तो पिको मतलब 10⁻⁻12, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 50 है, स्क्वायर करते हैं तो 50 × 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं हम। 2 से 12 कैंसिल कर दो, 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, कर दिया कैंसिल। तो बताओ एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका, कितने जीरो कैंसिल हुए, ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को कैंसिल कर दो तो -10 बचा है यहाँ पर। तो आपको पता है 5 × 5, ये 6 × 5 30, 30 × 5 30 × 5 150, 150 × 10⁻, कितना है, ये 2 जीरो कैंसिल किए थे, यहाँ पे -10 आया था, तो ये -10 जूल ये एनर्जी होगी। कोई कन्वर्जन भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई यूनिट का कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है कंप्लीट। ये वाला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 150 × 10⁻10 जूल, क्लियर है। अब ये कैपेसिटर, ये वाला जो अगला क्वेश्चन है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ लेते हैं। देखो, तो अगला टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड के बाद हमारा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। अब एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि 2 कंडक्टर्स ले लो, पहला ले लो Q1 A कंडक्टर, दूसरा B कंडक्टर, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। आपको क्या करना है, इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में टच करना है या आपस में कनेक्ट करना है थ्रू द वायर। अब क्या होगा, जैसे वायर से कनेक्ट करेंगे डिस्टर्ब होगा, क्या डिस्टर्ब होगा, चार्ज। यहाँ पर चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चला जाएगा, तो फाइनल चार्ज जो होगा Q1 की जगह इस पे आ जाएगा फाइनल चार्ज Q1 डैश, और इस पे आ जाएगा Q2 डैश। ठीक है, Q1 Q2 इनिशियल चार्जेस है, फाइनल चार्जेस हो जाएंगे Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो द 2 चार्ज कंडक्टर्स विच हैव डिफरेंट पोटेंशियल। अब ये डिफरेंट पोटेंशियल भी जरूरी, आपको पता है चार्ज का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चार्ज हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो फ्लो जब भी, आपको पता है फ्लो जब भी किसी का होता है तो कोई ना कोई कारण से होता है। हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, पानी का फ्लो होता है हाइट के डिफरेंस की वजह से, चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। क्लियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होगा, आर विद डिफरेंट पोटेंशियल आर कंबाइंड, देन charges on them get redistributed and the potential becomes same on the both of it. In this process a definite energy is lost, energy loss जरूर होगी इसमें।
ठीक है, ये आपको बोला है इसमें। तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आप कंसेप्ट समझे इसका। बताओ ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज किस से किस पे जाएगा? चार्ज किस से किस पे जाएगा? सपोज करें Q1 बहुत बड़ा है, मान लो मैंने कह दिया वो Q1 की वैल्यू तो है 100 कूलाम, और Q2 जो है इसका वो तो है आपका 10 कूलाम। ऐसा बोल दिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया। तो वो ध्यान रखना, Q1 की वैल्यू 10 कूलम है, Q1 की वैल्यू 100 है, Q2 की वैल्यू 10 है। तो क्या चार्ज जैसे जोड़ेंगे तो क्या चार्ज 1 से 2 पे जाएगा? क्या चार्ज 1 से 2 पे जाएगा? नहीं। चार्जेस के अमाउंट डिसाइड नहीं करेगा इसमें, चार्जेस का अमाउंट डिसाइड नहीं करता कि चार्ज किस कंडक्टर से किस कंडक्टर पे जाएगा। चार्ज का अमाउंट डिसाइड नहीं करता है कि चार्ज किस कंडक्टर से किस कंडक्टर पे जाएगा, डिसाइड करता है पोटेंशियल। अगर सपोज करें V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है और V2 की वैल्यू 100 वोल्ट है, ठीक है, 100 वोल्ट है, तो डेफिनेटली चार्ज V2 से मतलब दूसरे से पहले पे जाएगा। हालांकि पहले पे चार्ज ऑलरेडी 100 है, Q2 पे 10 था, मगर V2 वोल्टेज ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो डेफिनेटली चार्ज 2 से निकल कर 1 पे आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हाइट का और पानी का फ्लो होता है हाइट डिफरेंस की वजह से। तो हमेशा पानी का फ्लो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ ही होता है। ठीक है, वैसे ही हमेशा चार्ज का फ्लो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ही होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना इस बात का। तो आप देखोगे अगर सेकंड पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए चार्ज सेकंड से फर्स्ट पे फ्लो होगा, मतलब जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा चार्ज उस कंडक्टर से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ फ्लो होगा। अच्छा, कब तक फ्लो होगा? तो क्या फ्लो होता रहेगा क्या? सेकंड वाला के चार्ज 10 कूलम है, ये क्या अपना धीरे धीरे सारा चार्ज थोड़ी दे देगा इसको? नहीं। कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल फाइनल V1 इक्वल्स टू V2 मतलब V1 डैश इक्वल्स टू V2 डैश, फाइनल पोटेंशियल दोनों के इक्वल नहीं हो जाए, तब तक फ्लो होता रहेगा। और इसको बोलते हैं हम VC मतलब कॉमन पोटेंशियल। कॉमन हो गया, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो तब जाके चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। आप देखो पहले पोटेंशियल V1 है, V2 है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल VC है, यहाँ पे भी क्या होगा? VC है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। VC को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये VC मैंने क्या लिखा है? ये कॉमन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल दोनों का जो होगा वो फाइनल होगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, तब जाके इनका चार्ज फ्लो बंद होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अब इसको पढ़े हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जो है वो कैसे आएगा। देखो अब सबसे पहले बताओ कि कौन सा कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं इसके अंदर। कंजर्वेशन कौन सा लगाएं? कंजर्वेशन, ठीक है, किस चीज का कंजर्वेशन होगा? अगर हम दो कंडक्टर्स को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो एक का चार्ज निकल के दूसरे पे जाएगा, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे चार्ज निकलेगा, कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा। फाइनली पोटेंशियल दोनों का बराबर होना है। इस पूरे प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी? जो जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद, इनिशियल और फाइनली जो क्वांटिटी सेम रहती है उसको कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, भाई चार्ज इधर का उधर हो रहा है बस, मगर चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना। क्लियर है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लगाएं तो इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, ये लिखेंगे। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज इनिशियल इक्वल्स टू चार्ज फाइनल, चार्ज इनिशियल इक्वल्स टू चार्ज फाइनल। जो भी फाइनल चार्ज है और इनिशियल चार्ज इक्वल होगा। इनिशियल चार्ज था Q1 एंड Q2 और फाइनल चार्ज आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। थोड़ा थोड़ा दोनों का चार्ज डिस्टर्ब हो गया। Q1 की वैल्यू होती है C1 V1, Q2 की वैल्यू होती है C2 V2। ठीक है, Q1 डैश की वैल्यू होगी, भाई कैपेसिटी तो वही रहेगी, मगर V1 V2 पहले वाले पोटेंशियल थे, फाइनल पोटेंशियल दोनों के हो जाते हैं VC VC। और मैंने आपको बताया था VC क्या है? कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया हमने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये C1 है, V1 है, प्लस C2 है, V2 है, अपॉन ये जो VC आप कॉमन ले लो,
तो VC अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे C1 प्लस C2 आ जाएगा, VC आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो VC अगर आपने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, हमें VC की वैल्यू मिल गई जिसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, यहाँ बोल सकते हो फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर। कॉमन की जगह मैं फाइनल भी बोल सकता हूँ क्योंकि इनिशियल तो V1 V2 था, फाइनल क्या है, फाइनल और कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा VC, जो 1 का भी होगा 2 का भी होगा, दोनों का होगा, ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये आएगा फाइनल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स पर, ठीक है। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दोनों का जोड़ने के बाद दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, एक तो कॉमन होगा, बराबर होगा, और इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल मिल गया आपको C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब देखो कॉमन पोटेंशियल के बाद हम बात करें, अगर हमारे पास कॉमन पोटेंशियल मिल गया है तो सेकेंड चीज जो कॉमन पोटेंशियल हमने लिखा, ठीक है, इसी में हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल VC की वैल्यू आपने लिखी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही था फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या था फॉर्मूला, C2 प्लस C1 था, C1 प्लस C2 था, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एक जैसे ये C1 प्लस C2 लिखो चाहे C2 प्लस C1 लिखो, बात एक ही है। चलो अब ये देखो, सपोज करें इफ कंडक्टर्स हमने जोड़े, हम कंडक्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। न्यूमेरिकल आपको दोनों पे मिलेगा, आपको कंडक्टर जुड़े चाहे कैपेसिटर, एक ही बात है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कंडक्टर के साथ साथ क्या लिखें आप, कंडक्टर के साथ आप क्या लिख सकते हो, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, दो कैपेसिटर्स को, ये दो कंडक्टर्स को ज्वाइन किया, आप दो कैपेसिटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये फर्स्ट कैपेसिटर और ये सेकेंड कैपेसिटर, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड ये दो कैपेसिटर है C1 C2 वाले, इन दोनों को भी आप आपस में जोड़ सकते हो। तो कैपेसिटर जोड़ो चाहे कंडक्टर, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर मैं कह रहा था आपको, इफ देयर आर स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर स्फेरिकली लिए थे, डायग्राम में दिखाए थे कैसे कंडक्टर से स्फेरिकल थे। इफ देयर आर स्फेरिकल कंडक्टर्स, तो आपको पता है स्फेरिकल कंडक्टर्स की कैपेसिटी का फॉर्मूला C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि C प्रोपोर्शनल टू R होता है, भी C प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो यहाँ पे रेशियो चल रहा है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, अगर कंडक्टर्स जो है स्फेरिकल हो और उनकी रेडियस गिवन हो तो C1 को रिप्लेस कर सकते हैं सीधा R से, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बन गया कॉमन पोटेंशियल का, और ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है ही सही, राइट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के हमने क्या निकाल लिया, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अब चलें आगे, अब क्या निकालें, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मगर दोनों पर जो फाइनल चार्ज है वो निकालना ज़रूरी है। तो सेकेंड हम निकाल रहे हैं फाइनल चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, फाइनल चार्जेस दोनों कंडक्टर्स पे या दोनों कैपेसिटर्स पे। फाइनल चार्जेस का फॉर्मूला तो आपको पता है, Q1 डैश था, Q2 डैश, फॉर्मूला आपको पता था C1 VC अपॉन C2 VC, तो VC तो आपको पता है कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो Q1 डैश और Q2 डैश का जो रेशियो है वो आ जाएगा C1 अपॉन C2 के अकॉर्डिंग, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि फाइनली पोटेंशियल तो बराबर आना ही है। अब पोटेंशियल तो फाइनल उनका बराबर होगा, चार्ज किसी का भी किससे फ्लो हो सकता है डिसाइड करेगा उसका पोटेंशियल। चार्ज हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है, पर जो फाइनल चार्ज उन पे आना होगा वो डिसाइड करेगी उनकी कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा चार्ज रहेगा, क्लियर। तो C1 और C2 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल फाइनल तो उनका सेम होने वाला है और फाइनल चार्जेस उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्टली चार्जेस सही हैं तो हम ये C1 VC की वैल्यू हमने निकाल ली, Q1 डैश की वैल्यू होगी C1 VC और VC की वैल्यू हमें पता है, बोलो कितनी है, VC की वैल्यू तो हमें पता है वो है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे, Q1 डैश निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से Q2 डैश भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा बस,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वही C1V1 प्लस C2V2, मतलब कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो है एनर्जी लॉस। दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, अब दोनों में से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक से निकल के चार्ज दूसरे पे गया है। इस प्रोसेस में जिस वायर के थ्रू चार्ज जाता है उस वायर में एनर्जी का लॉस होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, कि हमारे पास शुरू में एनर्जी क्या थी, दोनों कंडक्टर्स की, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी जोड़ लो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अब इसमें से फाइनल एनर्जी दोनों की वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। अब जोड़ने से पहले पोटेंशियल था V1V2 और जोड़ने के बाद पोटेंशियल आपको पता है कॉमन हो जाता है VC। तो आप देखो पहले हाफ C1V1 स्क्वायर था और बाद में हो जाएगा हाफ C1VC स्क्वायर। दूसरे कैपेसिटर की या दूसरे कंडक्टर की एनर्जी हाफ C2V2 स्क्वायर थी और बाद में हो जाएगी हाफ C2VC स्क्वायर, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे VC की वैल्यू पुट करोगे आप तो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपके लिए है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये एनर्जी लॉस होता है जब दो कंडक्टर्स को आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर इसका न्यूमेरिकल, जैसा कि पहले देखा था हमने, न्यूमेरिकल रह गया था कि 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है, राइट, और ये 200 वोल्ट से चार्ज है। इट इज़ कनेक्टेड, इट इज़ डिस्कनेक्ट फ्रॉम सप्लाई एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। एक और अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफैरेड है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछा, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो जो दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो किसी बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी सप्लाई से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको यूँ लिख सकते हैं हम, पहला कैपेसिटर की कैपेसिटी 600 पिकोफैरेड, पोटेंशियल है 200 वोल्ट, दूसरा कैपेसिटर सेम कैपेसिटी वाला है बट उसका V2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल कैपेसिटर था, अनचार्ज कैपेसिटर है। क्लियर। अब आप आ जाओ एनर्जी लॉस्ट, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था कि एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला है। फिर ये फॉर्मूले में C1 C2 की वैल्यू, बिकॉज आपको पता है C1 C2 की वैल्यू क्या है, सेम है 600, तो एक बार को मैं C1 C2 की जगह में C लिखूंगा। यहाँ मैं 600 इंटू 600 लिखने की बजाय मैं C इंटू C अपॉन C रख दिया, फिर C से C कैंसिल हुआ, C की एक बार वैल्यू रखी मैंने लास्ट में, पहले से रख दूंगा यहाँ भी 600, यहाँ भी 600, 600 प्लस 600, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर 600 वैल्यू नहीं रखकर मैंने C रख दिया। अब C रखने के बाद फाइनली C से C कैंसिल हुआ, लास्ट में C की वैल्यू रख दी। ये C की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैरेड है, इसलिए -12, ठीक है। अब आप देखो तो C की वैल्यू 600 पिकोफैरेड, ये 2 इंटू 2, ये वाला 2, ये वाला 2, 2 इंटू 2 4 हुआ, और ये 200 वोल्ट V1 की जो वैल्यू है वो 200 वोल्ट है, ये हमने पुट कर दी। V2 0 है तो V2 0 भी पुट कर दिया, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर ये हो गया 40,000, ठीक है। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल होगा, राइट। उसके बाद देखो अब 0 गिनो, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 0 आप कैंसिल कर दो -12 से, तो -6 बचा, और ये 6 इंटू 10⁻⁻6 ये एनर्जी लॉस होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें कर लिया हमने। कैपेसिटर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।